नॉर्थ कोरिया अच्छी जगह है भाई, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत सेफ लगी। अच्छा। कोई भी दिक्कत नहीं लगी। हम्म। नॉर्थ कोरिया जीन्स नहीं पहन सकते, हेयर कट नहीं कर सकते, ये वो जो भी एज एन इंडियन आपको बहुत अच्छा प्यार मिलता है। बहुत लोग आप में गया वो सलमान खान को जानते थे। तो आपने कौन सी कंट्री ऐसी थी जो आपको लगा होगा कि यार यहाँ क्यों आ गए वहाँ पे? अनसेफ लगा मुझे थोड़ा सा जो यूएस का माहौल था। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर देखे जो वहाँ पर क्राइम ही समझ लो। जो पंजाब से लड़के आए ले कह के तो कनाडा लेके जाते थे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, कनाडा ले जाएंगे, तो किसी को ले गए थाईलैंड। थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस कुछ सुना हो, कोई आपको बंदा मिला हो जो एक्चुअल में डंकी के थ्रू पहुँचा हो, क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया है। मैंने ट्रैवल तो किया है डंकी के थ्रू। आपको सबसे सुंदर कंट्री कौन सी लगी? इंडिया। अरे भाई, उसमें सांप और बिच्छू डला हुआ था अरे बाप रे। और वो मैंने पी भी थी। और मैं आप सबसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने किम जोंग उन की आवाज़ सुनी? हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? तो भाई लोग, इस बार का पॉडकास्ट थोड़ा सा हम ट्रैवल रिलेटेड लेके जाने चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक मेरे चैनल पे कई कैटेगरीज में वीडियोस देखी है, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको घुमा के आना चाहिए। तो हम आपको आज घुमाने लेके चलते हैं दुनिया के कई शहरों में, लेकिन हम आपको वर्चुअल दुनिया घुमाएंगे। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मनोज मल्होत्रा जी। तो भैया कैसे हो आप? जी नमस्ते आशीष भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएंगे? बहुत बढ़िया। तो भैया आप सबसे पहले एक सवाल, आपकी एज कितनी है? तो सबसे पहले तो भाई जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। भाई के सवाल का जवाब दे देता हूँ। भाई मेरी एज 42 है और अभी 43 हो जाऊँगा। अरे भाई, लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा था कि आप मेरे से सिर्फ 1 साल बड़े हो। थैंक यू। तो 41 के हो गए आप? मैं तो 42 का हूँ ही। अरे नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, तो मैं तो बस 32 का हुआ हूँ, नहीं 32 का हूँ, 33 का हो जाऊंगा अभी। तो फिर मुझे 22 साल का समझ लो आप, 20 साल का एक्सपीरियंस है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, जनता मजाक नहीं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको लग रहे हो 43 के तो प्लीज कमेंट कर देना। अगर नहीं लग रहे हो ना तो एक हर्ट भेज देना कमेंट सेक्शन में। भाई वैसे ये सवाल पूछने का नहीं होता, वो भी पहले ही ये तो महिलाओं के लिए होता है जनरली। कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ मैं, चलो इसको। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपका एक चैनल है ट्रैवल मंत्रा जी। तो कैसे आप एक यूट्यूबर बने और इस स्टेज में आके और आपने दुनिया घूमी? दुनिया तो मैं घूम रहा हूँ आशीष भाई। 2007 में मैंने जनवरी में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था इंडिया से बाहर। तो लगभग मेरे को 16-17 साल हो जाएंगे। अब 2024 आने को है, तो 2024 में 17 साल हो जाएंगे मुझे घूमते हुए। और यूट्यूब पे शुरुआत हुई, बस आप लोगों से मिलना था, लोगों का प्यार मिलना था, तो इस वजह से यूट्यूब में आया। और मेरे कुछ प्यारे दोस्त हैं, मनीष भाई, कपिल भाई, अरुण, हम लोग एक बार साथ बैठे। तो जनरली लोग मुझसे सवाल पूछते थे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका था बहुत कंट्रीज़ में। तब तक 2019 तक मैंने 35-36 कंट्री में ट्रैवल कर चुका था, जिसमें से यूके, यूएस, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियाँ मैंने ट्रैवल की थी। तो लोग बाग मुझसे क्वेश्चन करते थे, तो उन्होंने मेरे पास एक फ़ोन आया, तो हम 3 लोग, वो 3 और मैं एक चौथा लोग, हम साथ बैठे हुए थे। तो मैं उन्हें बताने लग गया, जिसका भी फ़ोन था मित्र का, कैसे जाना, वैसे करना, ये करना। उस टाइम गूगल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं था ट्रेंड में, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं थी। आप लोग यूट्यूब से हर चीज़ नहीं देख सकते थे, तो लोग एक दूसरे से पूछा करते थे। तो मेरे से पूछ रहे थे, और 3 लोग हम कार में बैठे थे एक्चुअली। तो तीनों लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि भाई ये ख़त्म हो इनकी बात, तो हम आगे अपनी बात स्टार्ट करें। तो 20-25 मिनट हुए तो फ़ोन कटा। तो मुझे बोले कि भाई साहब, आप ना एक ट्रैवल चैनल बना लो। आप एक काम करो, आप वीडियो बनाया करो, और जो आपसे पूछे कि भाई वहाँ जाना, उसको लिंक भेज दो, आपका टाइम बच जाएगा। और मैंने कहा यार छोड़ो यार, तुम कैसी बात, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम फिर मतलब कोइंसिडेंटली 15-20 दिन बाद हम फिर बैठे, और फिर वही 3 लोग थे मेरे साथ, और मैं चौथा आदमी था। तो वही एक तरह से किसी और का फ़ोन आया, तो फिर दोबारा उन्होंने वही 20-25 मिनट लगे, और वो मेरा चेहरा देख रहे थे कि भाई इनकी बात ख़त्म हो तो हम लोग अपनी बात शुरू करें। उन्होंने मुझे अगेन बोला कि आपको
भाई ट्रैवल चैनल खोल लेना चाहिए, और बहुत से लोग खोल रहे हैं, उन्हें नहीं इतनी बहुत ज़्यादा समझ है। आप तो इतना ट्रैवल कर चुके हो, वो अभी स्टार्ट हुए हैं, बताते हैं, उनकी बात हमें समझ नहीं आती। वो भी ट्रैवल कर चुके थे, जो मेरे दोस्त थे वो भी काफ़ी कंट्री ट्रैवल कर चुके थे। तब तक तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको करना नहीं। मैं घर गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरा मजाक उड़ा रहे थे यार ऐसे ऐसे कि आपको चैनल खोल लेना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, आप कर सकते हो, अगर आप बताओगे, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने फिर भी इग्नोर किया ये बात। मतलब 2017 की होगी, 18 की, 1-1.5 साल लगा। फिर 2019 में मैं नॉर्थ कोरिया जा रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि मैं शायद दोबारा कभी नॉर्थ कोरिया ना जाऊं घूमने, क्योंकि नॉर्थ कोरिया उस टाइम कोई भी नहीं गया था इंडियंस में से। एज अ टूरिस्ट आई वाज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू नॉर्थ कोरिया। सो तब तक कोई नहीं गया था, तो मुझे लगा यार ये वीडियो बना लेनी चाहिए, अपने लिए बना लो, कोई बात नहीं, याददाश्त रहेगी। तो वो लाके मैंने जैसे तैसे जो भी एडिटिंग हुई, किसी ने साथ दिया, तो वो पोस्ट की। और वो मतलब कहते हैं ना कि भाई डेब्यू में सेंचुरी लग गई, तो वो इतनी वायरल हुई। और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जाना था, न्यूजीलैंड जाना था, कुछ अलग कंट्रीज ट्रैवल करनी थी, सऊदी अरेबिया जाना था। वो भी सब सीरीज़ हिट होती चली गई, लोगों का प्यार मिलता चला गया, पता ही नहीं लगा कब से कैसे आप YouTube एक में। ट्रैवलर से आप एक इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन गए। जी 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 जी। वैसे मैं जनता को बता दूं, मैंने मनोज भैया को कई शायद 3-4 साल पहले देखा होगा, और वो भी ना मैंने इनको देखा था इनकी नॉर्थ कोरिया वाली सीरीज से ही, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हम लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो मैं ये देखना चाहता था यार, एक इंडियन बंदा गया है सर नॉर्थ कोरिया और वो बता रहा है नॉर्थ कोरिया के बारे में सारा स्पेसिफिक। तब मैंने भैया को देखा, मैंने कहा अरे यार मनोज भाई क्या यार, सच में डेयरिंग था। आप बताओ ना, कुछ एक्सपीरियंस हमारी जनता के साथ शेयर करो कि नॉर्थ कैसा रहा कोरिया। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में बताओ आप अच्छे से आज। नॉर्थ कोरिया ही मतलब मेरा वहाँ जाना, और नॉर्थ कोरिया की वजह से ही मुझे बहुत लोग जानते हैं, और बहुत मेरे को न्यूज़ में बहुत जगह मेरा आने लग गया था नॉर्थ कोरिया को लेके ही। जब मैं गया मुझे पता भी नहीं था, मेरे रिलेटिव्स के फ़ोन आया, यार तू टीवी पे आ रहा है। और मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने नया नया चैनल बनाया यार, ये तो मैंने पंगा ले लिया चैनल बना के, मेरा मजाक उड़ने लग रहा रिश्तेदारों में। तो मैंने कहा यार क्यों मेरे से मजाक कर रहा है, मैं मीटिंग में हूँ, छोड़। फिर एक ऐसे दोस्त का फ़ोन आया जो मुझसे मजाक नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा यार सच है क्या ये बात, सारे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कह रहा जी सच है, आप टीवी पे आ रहे हो और आपका प्रोग्राम दिखा रहे हैं। मैंने मेरा प्रोग्राम, तो उसने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा, वो स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है कि भाई ये वो TV9 भारतवर्ष का ही था कि एक ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर चला गया। तो वहाँ नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा हाइप मिली चीज़ों को। और नॉर्थ कोरिया भाई अब लोग इसको कंट्रोवर्सी में मानते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया अच्छी जगह है भाई मेरे हिसाब से, मेरे को बहुत सेफ लगी। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट से तो यहाँ भी खुश नहीं है ना लोग, इंडिया में भी तो खुश नहीं है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से तो शायद ही कोई खुश होता पूरे वर्ल्ड में, है ना, अपने देश ये तो की। बिल्कुल सच बात है। हाँ। तो नॉर्थ कोरिया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे वो देश अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि नॉर्थ कोरिया जाने से पहले आप वहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं कर सकते, आप होटल वालों को बता, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस ही देख रखी है हमने, तो हमें तो क्या पता, हम गए नहीं, आप गए हो। तो ये क्या सच है क्या कि आप होटल से रिस्ट्रिक्शन होती है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको अपने ग्रुप में निकलना पड़ेगा, आप टीवी शोज भी लिमिटेड ही आते हैं? देखो US, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर अरब कंट्रियों में बहुत सारी कंट्रियाँ घूम ली थी। तो फिर लगा यार कुछ अलग घूमते हैं, कुछ अलग दिखते हैं। नॉर्थ कोरिया की मैं भी वीडियोस ऐसे ही देखा करता था, जीन्स नहीं पहन सकते, हेयर कट नहीं कर सकते, ये वो जो भी चीज़ें थी, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा ही लगती थी यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है दुनिया में, इतना भी ज़्यादा वो थोड़ी है। तो वो जिज्ञासा जो थी वो मुझे नॉर्थ कोरिया ले गई कि यार चलो ये देखते हैं, देखी जाएगी जो भी होगा, यहाँ चलते हैं। तो वहाँ गया, इमिग्रेशन पे कैमरा भी नहीं है उनके पास। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, उन्होंने जो बैगेज था वो चेक किया, जो कैमरा उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक अपना अलग रख दो, जो भी आपके पास है। और उन्होंने देखा ठीक है ये आपके पास है, ले जाओ जाओ। और शूट किया, मैंने सारा शूट वहीं तो किया, कोई किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब देखा जाए तो फिर वो जो वो यूट्यूबर जनरली ऐसी तरह कहते हैं
कि अरे नहीं यहाँ पे जेल हो सकती है, ऐसा हो सकती है, ये सब हाइप है। सर जेल तो व्यूज यहाँ भी खाने हो के लिए। जाएगी ना। अभी जो पार्लियामेंट पे जाके जिन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की या बाहर से जो भी किया, उनको भी तो जेल हो गई। समझ अगर आप किसी की पार्लियामेंट में घुसोगे यार, सच बात है। किसी के पीएम की सिक्योरिटी को तोड़ोगे तो जेल होगी। हाँ सही बात है, किसी देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे कुछ तो भी जेल तो। एज एन इंडियन आपको बहुत अच्छा प्यार मिलता है, बहुत लोग आप में गया, वो सलमान खान को जानते थे, वो बाहुबली मूवी को जानते थे, और लोगों ने कहा यार ये तो स्क्रिप्टेड है। मतलब क्या क्या स्क्रिप्ट रचेंगे और वो क्यों रचेंगे। मैं मतलब आपके माध्यम से ही पूछता हूँ। मैं सोचता था कभी कि एक बहुत बड़े स्टेज पे ये बात पूछूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ और मैं आप सबसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने किम जोंग उन की आवाज़ सुनी है? आप बताओ। सुनी तो नहीं है। आप सर्च करोगे तो शायद ढूंढ लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं होता आजकल कुछ भी ढूंढना। लेकिन कभी सिर्फ न्यूज़ वाले ही बोल रहे होते हैं, रोज़ आधे घंटे का उन्होंने प्रोग्राम देना, ये कर दिया वो कर दिया, मिसाइल। अरे यार हम रोज़ मिसाइल जो है उसका हम रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। जो यूएस ने रशिया ने इतनी मिसाइलें बना दी, बिना टेस्ट के बन गई। तो वो एक मिसाइल का टेस्ट कर लेता तो क्या बड़ी बात है। और उसको तो जोकर घोषित कर रखा है, वैसे भी उसकी तो कितने मजाक उड़ाते हैं कि उसके बाल ऐसे होंगे, सबके स्कूलों में हर बच्चा बाल भी उसके जैसे ही करेगा। लोगों से देखो, अब ऐसा लगेगा मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं तो कोई पर्सनली उन्हें जानता नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके मैंने जो देखा, यार वो एक देश का हेड है, ठीक है, आपसे अपना घर नहीं संभलता, 4 लोगों का घर है, अपने बच्चे कहना नहीं मानते घर में, और वो पूरा देश उसका कहना मान रहा है, चाहे डर से चाहे प्यार से, कैसे भी मान रहा है ना। कैसे जो करे वो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जनता को एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम कि आप फुल टाइम ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं हो। जी आप ये सिर्फ एज अ पार्ट टाइम और शौकिया करते हो, जिसको आप यूट्यूब पर डाल देते हो तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाता है। जी राइट। मैं टोटल अपने शौक़ के लिए करता हूँ और पैसा तो जो भी आता है वो एडिटिंग में चला जाता है। इनफैक्ट कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से ही चला जाता है। लेकिन मैंने बार बार अपनी वीडियोस में भी कहा, जो आप लोगों का प्यार मिलता है वो हर पैसे से बहुत बड़ा है। वो मैं ख़रीद नहीं सकता, कुछ भी दे के नहीं ख़रीद सकता। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, कहीं आपको पड़ा भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग मुझे मिलते हैं रास्ते में, जो लोग कहते हैं फ़ोटो क्लिक करा लो, वो जो एहसास, जो प्यार लोगों का है, वो अभी कल की ही बात है। मैं कहीं बैठा था, इनफैक्ट मैं कार के अंदर था, तो एक भाई आए, वो उन्होंने, मनोज भैया, मैं समझ जाता हूँ क्योंकि यूजुअली आपको अगर कोई सामने वाला आप भी जानते ही होते हो, आपका नोन होता है, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। अननोन है तो अब समझ आदत जाते हो हैं, गई है आदत कि हो मैं चुकी है। समझ गया कि कोई ना कोई अपना प्यारा भाई है। तो मनोज भैया, मुझे किसी ने बताया कि यार लग रहे हैं कि कार में मनोज भैया बैठे हैं और तू उनको बहुत देखता है, तो आ जा। कह रहा भैया मैं बड़ी तेज़, देखो बाइक पे ऐसे ही आ गया हूँ, प्लीज़, मेरी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मैंने भाई तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छे सुंदर है, लेकिन कोई बात नहीं, मिला, प्यार किया। तो वो जो फीलिंग है, जो मुझे ये चीज़ लोगों से मिल रही है, वो उसके लिए मैं लगा हूँ बस। वही चीज़ मुझे हटने नहीं देती, नहीं तो मेरे को लगता है बस हो गया, कभी कभी मैं थक जाता हूँ। तो आप ट्रैवल के बारे में बात करें तो आपने कौन सी कंट्री ऐसी थी जो आपको लगा होगा कि यार यहाँ क्यों आ गए, ये तो यार नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस कंट्री नहीं आना चाहिए था, मज़ा नहीं आया। यार ऐसी मतलब कुछ तो होता है ना कि जैसे कि कई बार लगता है कि यार यहाँ का एक्सपीरियंस, मतलब जो सोचा था, जो समझा था, मज़ा नहीं आया, वो वाली बात। एक्चुअली जैसे मतलब आप जो जानी मानी कंट्री हैं, यूएस, यूरोप, यूके वगैरह, यहाँ तो लोग जाते ही हैं, ठीक है, ऑलरेडी पता होता है। अब तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग जानने लग गए सब चीज़ों को। लेकिन अब जब हम डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो मतलब एक्सपेक्टेशंस लेके ही नहीं जाते कि कुछ अच्छा मिलेगा। अब आप किसी अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हो और आपको तो डर ही है, लेकिन अगर आपको वहाँ सेफ़ माहौल मिलता है तो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो हम तो ये सोच के जाते हैं यार डर है, लेकिन वहाँ पर जब डर नहीं दिखता तो इवन के अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिव ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ों को। तो और ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे आपको ज़्यादा सबसे अच्छा लगा? मैं भी बेलारूस गया था, वो बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही मतलब सेफ़ लगी, बहुत साउंड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे लोग लगे। तो हाँ, बेलारूस मुझे बहुत पसंद आया जी। और हम बात करें
अमेरिका के बारे में, अमेरिका गए हैं आप अभी हाँ, तक? मैं अमेरिका गया। लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है कि यार कभी अमेरिका चले जा, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि अमेरिका को लेके आपके क्या रिव्यूज़ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है? यार देखो, ये जो सपना था ना अमेरिका वाला जो लोगों का होता है, मैं 2015 में अमेरिका चला गया था, 8 साल पहले। तो दोबारा नहीं गया मुड़ के। कोई मतलब ठीक था, मिक्स सा था, इम्प्रेशन एक्सप्रेशन जो भी आप समझ लो। एक्सपीरियंस जो था मिक्स रहा, कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, कुछ बहुत बुरा नहीं रहा। आपको ऐसा क्या बुरा लगा वहाँ का कि यार, मतलब जो आप ये कह रहे हो कि मिक्स सा था, इतना कोई खास नहीं लगा, तो देखो, ऐसा क्या क्या था, क्या देखा आपने वहाँ पे? अनसेफ लगा मुझे थोड़ा सा। जो यूएस का माहौल था, मैंने अपनी आँखों से वहाँ पर देखे, जो वहाँ पर क्राइम ही समझ लो उसको। हमारे लिए तो, हम तो एक्सपेक्ट करके गए थे कि बहुत सेफ रहेगा, अमेरिका जा रहे हैं हम। तो मैंने टाइम स्क्वायर पर, बल्कि वहाँ पर अपनी आँखों के आगे देखा कि एक लड़की को 3 लड़कों ने घेरा, बस टच नहीं किया उन्होंने, मतलब पूरा उस पर रैप सॉन्ग गा दिया। और वो लड़की बेचारी बस रास्ता ही ढूंढ रही थी कि मैं कैसे निकलूं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई खाली गली थी, मतलब वो टाइम स्क्वायर की बात थी यार। वो मेरे लिए, मतलब वो मेरा फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वो अमेरिका के वाला हुआ, वो हुआ। उसके बाद मैं लॉस एंजलिस में था, और लॉस एंजलिस जो डाउनटाउन था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सेफ साउंड नहीं फील हुआ। इनफैक्ट मैं अभी अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज़ में गया जिन्हें मतलब डेंजरस कंट्रीज़ कहते हैं, टोगो हो गया, नाइजीरिया हो गया, मेरे को वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एक्सपेक्ट, जब नाइजीरिया जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो यार आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप किडनैप भी हो सकते हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अच्छा। लेकिन आप जब ये सोच के जाते हो कि नहीं यार वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, और आप फिर कुछ ऐसा हादसा होते अपनी आंखों से देख लेते हो, और स्पेशली आपके साथ आपकी फैमिली होती है, तो फिर आपको बुरा लगता हम बात करते हैं यूएस के लेके। अभी आपने एक रिसेंट में एक मूवी आई होगी, डंकी, है। ढंग की देखी है? जी अभी तो नहीं देखी, अभी मतलब कल परसों ही रिलीज हुई आई तो वो थिंक। पता तो होगा ही आपको कि डंकी क्या हाँ, होता है। ढंग की पता है, बिल्कुल, हम ट्रैवलर हैं तो पता होता ही है। और इससे पहले मेरे कुछ पंजाब वाले दोस्त हैं, उनसे किस्से कहानियाँ सुनते थे। और एक्चुअली ये जो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया, वो भी कुछ ऐसे ही दोस्त थे जो कबूतरबाजी कराया करते थे, वो पंजाब अच्छा। के मेरे मित्र थे। उन्हीं के किस्से कहानियाँ सुन के कि ऐसा होता है यार फॉरेन कंट्री में, तो ऐसा होता है। तो पहली बार थाईलैंड गया था 2007 में, हाँ। तो उन्हीं के किस्से कहानियों ने ही भेजा था। और वो क्या करते थे कि जो पंजाब से लड़के आए, ले कह के तो कनाडा लेके जाते थे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, कनाडा ले जाएंगे, तो किसी को ले गए थाईलैंड, वहीं का रह गया वो होके, किसी को ले गए इंडोनेशिया, जकार्ता ही रह गया वो होके। तो पहुंचते बहुत कम लड़के थे, पहुंच भी जाते थे इक्के दुक्के किस्मत वाले, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, तो कुछ जान सुना भी है चली जाती है। आपने, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस कुछ सुना हो, कोई आपको बंदा मिला हो जो एक्चुअल में डंकी के थ्रू पहुंचा हो, क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया है? मैंने ट्रैवल तो किया है डंकी के थ्रू, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, इस हाँ। तरह से पहुँचे थे। हाँ, मेहनत करके उन वो लोग जैसे भी है, इंडिया को बदनाम करके वो अपनी चला रहे हैं रोजी रोटी। बदनाम इसलिए करना पड़ता है कि आप जो भी वहाँ पे असाइलम लेते हैं तो 90% तो यही कहते हैं जी मेरी जान को खतरा है जी, मैं इंडिया नहीं जा सकता जी, इंडिया में गुंडा बदमाशी है जी, मुझे मार देंगे जी, वहाँ टेररिज्म है जी, वहाँ ये है वो है, वो इंडिया की बदनामी कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो फिजुल में इंडिया की बदनामी कर रहे हैं भैया जी। बहुत से लोग, बच्चे गुजर गए, हमारे भाई बंद जो इन डंकी रूटों के थ्रू गए। तो मैं उन माँ बापों को भी बोलूँगा जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों को समझाओ और प्यार से कि एक दूसरे की तरफ इन्फ्लुएंस में मत रहो, और अपनी जान को प्यारा समझो। अगर आप मेहनती हो और आप यहाँ पर टाइम पास नहीं करते, आप मेहनत करोगे तो यहाँ भी उतने पैसे आप कमा सकते हो। और मैं अपना एग्जांपल दूँ आपको, तो मेरे पास दुनिया के सारे वीज़ा हैं। मेरे पास 10 साल का यूके का वीज़ा है जो कि 2033 तक वैलिड है। अभी 2031 तक मेरे पास कनाडा का वीज़ा वैलिड है। मेरे पास यूएस का वीज़ा वैलिड है। अभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मेरे पास वैलिड है। दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ मैं नहीं जा सकता, और मैं वहाँ पे 6 महीने भी रह सकता हूँ, 8 महीने भी, और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं वहाँ का वर्क परमिट बनवा लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि और मैं वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ भी इतने है कि इन्वेस्टमेंट मैं वहाँ पर डाल सकता हूँ। मैं तो नहीं जाता। यहाँ कमियां हैं हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन वहाँ से हम बहुत अच्छे हैं, ये हमारा देश है, इस देश से अच्छा देश नहीं है।
अच्छा, मैं अभी रिसेंटली वो देख रहा था, कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है। ये हमने देखा है कि कुछ क्लब्स होते हैं वहाँ पे, बर्लिन वगैरह के क्लब्स वगैरह के ऊपर मैं एक वीडियो देख रहा था, परमवीर ने दे रखी थी एक पॉडकास्ट में। सच है क्या वो उस टाइप में जो बता रहा था परमवीर की ऐसे भी क्लब होते हैं? जी आप गए, आपने किया एक्सपीरियंस कुछ ऐसा? परमवीर मेरा छोटा भाई है, और वो पॉडकास्ट वाला वो जो आप जिस तरह की उसने बात की वो मैंने सुनी नहीं है। यंग चैप है परमवीर, आजकल का हीरो है हमारा। हाँ। ठीक है, तो हाँ सब कुछ होता है बाहर, क्या मुश्किल है, सब होता है, ड्रग्स चलती है, सब कुछ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके तो 1500 साल पहले ऐसा होता था। मैं अभी इटली में गया था, तो इटली में जो क्या है वो जगह यार, सिसली? पोम्पाई। अच्छा। इटली में मैं गया था, तो वहाँ पे पोम्पाई नाम की जगह है, तो वो मतलब ब्रोथल था। वो आई थिंक सन 2000 साल पहले वो जगह ख़त्म हो चुकी है। 2000 साल पहले वो ब्रोथल था, और बहुत बड़ा ब्रोथल था वो। जो वहाँ पर जितने भी व्यापारी लोग थे उस रास्ते से जाते थे, वो रुकते थे, वहाँ ऐश याशियाँ करते थे। और जो वहाँ पर वो पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, वो तो मतलब आज भी बिलीवेबल नहीं है कि ऐसा कि यार ऐसा भी होता है, जो उन्होंने वो पेंटिंग्स बना रखी हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर इस तरह से ऐश याशी होती थी। तो ये तो 2000 साल पहले से करते आ रहे हैं ये लोग, रोमन्स वगैरह। ये हम लोग इंडिया में थोड़ा सा हमारा कल्चर नहीं है, जो हम इसे छुपा के रखते हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं तो हम उन्हें छुपा के रखना पसंद करते हैं, खुले में नहीं हाईलाइट करते, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाते, जैसे इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना रखे हैं। तो इंडिया का तो कल्चर है ही है, और अच्छी बात है, इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हो सब कुछ रहा है इंडिया में, क्या नहीं हो रहा अब बस लेकिन छुपा के हो रहा है। जैसे अभी इनके आप एम्स्टर्डम जाओगे तो रेड लाइट एरिया देखो भैया, खुला उसे तो वो बना रखा, टूरिस्ट प्लेस बना रखा, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तो खुले में ही सारे काम होते हैं। बात होता था डिस्ट्रिक्ट बना रहे, यहाँ तो सारा कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरी टीम की तरफ से एक छोटा सा सवाल, छोटा नहीं वैसे, छोटे में बहुत सारे सवाल दिए उन्होंने, तो वो बहुत मेहनत करती है मेरी टीम, उसके लिए उनको थैंक यू बोलता हूँ मैं हर बार। तो उनका एक सवाल है कि आपने अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज घूमी है? मैंने टोटल 60 कंट्रीज ट्रैवल की हैं अब तक। 60? और टोटल हमारे शायद 250-300, देखो मेरी साइंस मैथ इंग्लिश सब बहुत कमजोर है। 197 कंट्रीज है। कंट्रीज हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। यूएन, अगेन ये जो गोरे लोग हैं यही बादशाह हैं दुनिया के, ये कहेंगे तो ये कंट्री है तो है, वो कंट्री नहीं है तो नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग, यूएन के अकॉर्डिंग 197 कंट्रीज़ हैं, बाकी अनरिकग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं, और जो अपने आप को कंट्री कहते हैं लेकिन वो कंट्री है नहीं। और उसमें एक ही ऐसी कंट्री है जिसको मतलब आप कहें कि माना जाता है कि ये अनरिकग्नाइज्ड कंट्री है, बाकी सब है या बाकी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अनरिकग्नाइज्ड नाम की चीज़ भी नहीं है बाकियों के लिए। तो वो कंट्री है सोमालीलैंड, सोमालिया का एक पार्ट है सोमालीलैंड, उसको अनरिकग्नाइज्ड मानते हैं ये लोग। अच्छा, तो 197 कंट्रीज हैं। तो आपने उसमें 60 कंट्रीज कवर कर ली है। जी, बहुत छोटा। फिर भी 60 कंट्रीज कम नहीं होती है। जैसे आप ट्रैवल करते हो तो आप अपना एक बजट लेके चलते हो ना, कि मुझे पर डे इतना खर्च करना है, या आप टोटल ट्रिप का बजट लेके चलते हो? नहीं, टोटल ट्रिप का तो बजट कई बार बन नहीं पाता, क्योंकि आप को पता नहीं क्या हर्डल्स आएंगे। और ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका कभी कुछ सामान खो गया, कभी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी है। तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं खाने खर्चे के $100 गिन के चलता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली, कि भाई $100 में खाना, सिर्फ खाने के। होटल्स के मैं मतलब कोशिश होती है कि 10,000 रुपये तक में मतलब आ जाए होटल, जो अंदाज़ा के एक, अगर मैं सिंगल हूँ तो अगर आप हो तो 20,000 रुपये तक का भी होटल चल जाता है पर नाइट। ठीक है, बजट। अब जैसे आप गए थे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, वहाँ बजट, पता ही बजट है ही नहीं वहाँ का कुछ। मैं कह रहा हूँ 25-30 हज़ार से नीचे तो लोकल से लोकल होटल नहीं मिल रहा। तो वहाँ बजट है ही नहीं, क्या करोगे आप हाँ, बजट मतलब वहाँ तो हमारी आंखें अलग लेवल पे खुल गई थी। और एक्चुअली मैं यार बजट ट्रैवलर हूँ भी नहीं। तो जैसे कि आपने इसे पार्ट टाइम अपना वो बना रखा है ट्रैवल को, जी, तो आज तक आपने इस पे कितना खर्चा किया होगा ट्रैवलिंग पे?
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका होगा। 1 करोड़ रुपया अभी तक आपने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया? जी, आराम से हो गया होगा। 20 लाख रुपए तो अभी यूरोप ट्रिप में लग गए, फैमिली के साथ था तो। हाँ, 1 महीना रहा तो 1 महीने में पूरी फैमिली अगर आपके साथ है और आप इटली, स्विट्ज़रलैंड जैसी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में है तो आराम से लगता। फिर फैमिली के साथ आपको थोड़ा-सा मतलब अच्छे होटल चाहिए, अच्छी जगह पे रुकना पड़ेगा, सारी चीज़ें। आपको सबसे सुंदर कंट्री कौन सी लगी कि भैया ये कंट्री बहुत सुंदर है? इंडिया। अरे भाई दिल जीत लिया आपने। वाक़ई हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से खूबसूरत कुछ नहीं है। फॉरेन जाके आप कौन सा खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हो, इंडियन या उनके लोकल फूड्स? लोकल फूड। अच्छा, आप लोकल फूड खाते हो। अच्छा, आप वेज नहीं हो ना? हाँ, मैं वैसे नहीं हूँ। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जी, ट्रैवलर्स जी, के लिए। जी, जी। अगर आप वेज हो तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारे वो एक भाई हैं साइकिल बाबा, जी, वो जी, भी बेचारे कह रहे हैं यार हम वेज है, हमें तो बड़ी समस्या होती है। ऐसे मेरे साथ भी सेम, मैं वेज हूँ, मुझे भी बहुत समस्या, एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था हमें। अब तो देखो, अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अब वीगन हो गए हैं, गोरे लोग भी बहुत वेजिटेरियंस हो गए हैं, और स्टोर्स हैं सब जगह। अगर आप अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ होटल, तो आप सरवाइव कर सकते हैं। आप अपार्टमेंट में अपना बना लो। अभी जैसे मैं फैमिली के साथ गया था, तो हम लोग यहाँ से ले गए थे जो रेडीमेड फूड होता है, जो दाल वगैरह होती है मिनट मेड टाइप, तो हमने वहाँ, और कच्चे हम चावल ले गए, दाल बनाते थे, चावल बाहर से तो खाया, लेकिन ये रहता था कि हाँ कुछ हेल्दी खा पाएँ, तो हम सैलड वगैरह ले आते थे बाहर से, और दाल बना ली, कभी छोले, कभी राजमा और राइस बना लिए, और मॉर्निंग में पोहा वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट बना लेते थे। तो हम एक बैग यहाँ से पूरा खाने का लेके गए थे। उससे हमारे को मतलब एक तो हेल्दी फूड भी रहा, हमारा पेट भी भरता रहा, वेजिटेरियन भी मिल गया हमें, और हमारा पैसा भी बचा बहुत। नहीं तो स्विट्ज़रलैंड में मैंने देखा था, जो पूरी दुनिया घूमा जो भी, तो मेरे को कभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगा कुछ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में 1500 रुपये का परांठा देख के मेरा थोड़ा सा लगा कि यार परांठा 1500 रुपये का, यार हद होती है ना। मैं अपने बच्चे के लिए एक पार्ले जी का बिस्किट लेने गया था, जी। सिर्फ 1 यूरो का, 100 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट। पता नहीं लोग क्यों जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, यार मेरे को समझ नहीं हाँ, ये तो मैं एक्चुअली मेरे भी जाके ना, मैंने स्विट्जरलैंड गया था, मतलब वो फील नहीं आई मुझे जो फिल्मों में देखी थी, जो सोचा था। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंसेस नए थे। सिर्फ वहाँ का जो बर्नीस ओवरलैंड एरिया है, जो इंटरलाकन वाला एरिया है, यहाँ जहाँ पर वो DDLJ मूवी की शूटिंग्स हुई थी, वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं। वो ब्यूटी देखने के लिए मतलब इतने पैसे वो मुझे वर्थ नहीं लगी। और मैंने तो जितने भी सारे हमारे भाई मित्र बन थे, जो बेचारे बैग उठा के मेरे जैसे पति घूम रहे थे, वो सारे ही रोते देखे कि यार यहाँ क्यों आए हो यार। जैसे कि हम बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं कि लोगों के साथ ना स्कैम्स वगैरह बहुत होते हैं, तो आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ किसी कंट्री में? इससे मेरे को मतलब एग्जैक्ट तो याद है नहीं, लेकिन आई थिंक कोई ऐसा नहीं हुआ। और होता है कुछ छोट मोट तो वो बता देता हूँ, मैं तो वीडियोस में बता देता हूँ। पहले कभी नहीं। मैंने अभी मतलब थाईलैंड पे वीडियो बनाई थी, थाईलैंड वाले मुझसे नाराज़ भी बहुत हुए थे कि तू ऐसा कर रहा है। हमारे ना बहुत सारे जो भाई हैं भारतीय लोग, थाईलैंड जाना बहुत पसंद करते हैं, और थाईलैंड में जो भी मैंने देखा था, मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैं 14-15 बार गया हूँ एग्जैक्ट, या 14 गया हूँ या 15 गया हूँ जो भी। तो मैंने वहाँ पर जो भी स्कैम्स देखे वो सारे मैंने उस वीडियो में बताए, और वो वीडियो चल भी गई, क्योंकि वो शुरुआत की वीडियोस में थी मैं, तो वो चली भी वीडियो। और वहाँ से मुझे मैसेजेस आए कि तेरी हम कंप्लेंट करेंगे, तेरे को इमिग्रेशन से अब की आने नहीं देंगे, तेरे को आके दिखा तू थाईलैंड में। और कुछ हमारे इंडियन भाई भी थे, वो भी बोले तू बदनाम कर रहा। मैं बदनाम नहीं कर रहा था, मैं तो उनकी जो भी वहाँ पर दिक्कतें हुई, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, वो मैंने बताया कि भाई ऐसा मत करो यहाँ पर आकर। थोड़ा सा, बहुत अच्छी जगह है थाईलैंड, बहुत खूबसूरत जगह है, आप भी गए हो, जाने लायक है, फैमिली के साथ भी जाने लायक है, सेफ़ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस रखोगे, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत क्या सारी कंट्रियाँ जो दुनिया में, अब कॉमन सेंस तो आपको रखनी पड़ेगी। थाईलैंड में थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। मेरी वो वीडियो देख के बहुत लोगों को मतलब फ़ायदा मिला हो, और अगर किसी एक भी भाई को फ़ायदा मिला
या एक भी परिवार को कभी भी फ़ायदा मिला तो मेरा तो पास हो गया मैं। समझ गया। अच्छा, आप जनरली जैसे किसी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हो या यहाँ पे रेंट वगैरह पे कार वगैरह लेते हो? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँ। और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली यार, हम जाते इसीलिए हैं ना, हम वहाँ का कल्चर देखते हैं, हम वहाँ का फूड, हम वहाँ के ट्रांसपोर्ट वो देखने ही तो जाते हैं। अब जब आप पब्लिक चीज़ों का यूज़ करते हो, वहाँ की जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हो, तभी आपको उस देश के बारे में, उस शहर के बारे में पता लगता है, वहाँ की लाइफ के बारे में पता लगता है और आप कुछ सीखते हो नई चीज़। अच्छा, जैसे आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ गए हो, एशियन कंट्रीज़? मैं साउथ ईस्ट एशिया सारा घूमा हूँ। तो वहाँ पे मेंढक खाते हैं, जी जी कॉकरोच जी खाते हैं, वो जी कभी जी। आपने ट्राई किया वो सब चीज़ें? ट्राई कोशिश की, ट्राई करने की। बहुत सी चीज़ें खाई, मतलब सब कुछ ही खाया लगभग। कॉकरोच नहीं खा पाया, वो तो बहुत गंदी लगती हैं वो चीज़ें ना। अच्छा। हाँ, साफ़ जो है चिकन मटन ये जो चीज़ें होती हैं, कैंगरू खाया, क्रोकोडाइल खाया, ये सब चीज़ें खाई, एक सांप नहीं खाया गया। अच्छा, स्नेक वाइन पी है? वाइन्स वगैरह मैंने बहुत स्नेक पिए वाइन, हैं। स्नेक वाइन स्नेक वाइन, जो बड़ी आजकल हाँ चल रही है। पिए, पी है? जिसमें स्नेक डला हाँ, होता है। जिसमें स्नेक डला हाँ, होता है। वो मैंने वियंतियन में, मेरे पास बॉटल भी है, मैं लेके भी आया था यहाँ पर। और वो ला सकते हैं, ऐसे ला तो नहीं नहीं सकते नहीं, हैं? ला नहीं सकते, लेकिन बस ले आया था मैं। अच्छा, जी पकड़ भी नहीं आई होगी वो सूटकेस हाँ, में? बस गुड लक रहा कि पकड़ी नहीं गई, वो आ गई। उसमें सांप और बिच्छू डला हुआ था। अरे बाप रे! और वो मैंने पी भी थी वियंतियान में, जो लाओस में, अच्छा, लुआंग प्रबांग एक जगह है लाओस में, वहाँ पर पी थी मैंने। तो कैसा था उसका एक्सपीरियंस, कैसा था? बस एक्सपीरियंस ही लेना होता है। हाँ। ठीक थी, लेकिन वो पीनी नहीं चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो कच्चा अल्कोहल होता है एक्चुअली, तो आपको पता नहीं उसमें क्या परसेंटेज रहती है। जैसे अपनी देसी दारू होती है पंजाब की, या जहाँ भी हरियाणा, जहाँ भी हमारे घरों में बनती है देसी दारू, तो वो जो देसी दारू वाला सिस्टम है उसके अल्कोहल की नहीं है क्वांटिटी का पता। अच्छा। हाँ, तो नहीं पीनी चाहिए, बाहर जाके थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ऐसे गलत खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये कॉकरोच वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपको डायरिया वगैरह हो जाएगा। आप नहीं बने उस एटमॉस्फेयर में, वो चीज़ें खाई नहीं आपने कभी, वो आपको सूट करे ना करे, पॉइजन बन जाए किसी चीज़ को लेके, है ना। बिच्छू भी थाईलैंड में ही आपने वो देखे हैं, बिच्छू वो देखे जो मैंने, लिटरली रेडी बेच रहे। वाले बिच्छू वाले, हाँ। वो सब वो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो शौक में लोग कुछ भी करें। अच्छा, जैसे आप किसी भी नई कंट्री जाते हो, अब ये थोड़ा सा हम अपनी ऑडियंस के लिए भी पूछेंगे। जी आपने प्लान किया कि भाई मैं इस बार, जैसे आप अभी एग्जांपल ही लेते हैं कि अब अभी आपका कौन सी कंट्री जाने का प्लान है फ्यूचर में? जी अभी बस मैं पेरिस जाऊंगा शायद, क्योंकि मेरे को फ्रांस से वीज़ा मिला इस बार। अच्छा। और मैं पहले चार बार मेरे पास शेंगन वीज़ा, ये 5th वीज़ा था। और अभी मेरे को 2 महीने का वीज़ा दिया सिर्फ उन्होंने। पहले मेरे को फ्रांस से 1 साल का वीज़ा मिला था। फिर जो मैं अभी लास्ट लिया फैमिली के साथ गया तो स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा लिया था, वो 6 महीने का मिला, अब 2 महीने का ही दिया उन्होंने। तो एक तो पहले तो शेंगन वीज़ा का पता नहीं होता कितने दिन का दे, मतलब लॉटरी सी लगती है, ठीक है। दूसरा, वो जो मेरे को फ्रांस इसलिए जाना है कि ठीक है, वो देखते भी हैं कि यार आपने हमसे वीज़ा लिया, हमारी कंट्री में आए भी या नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप सब लोगों को बोलूँगा जो भी शेंगन वीज़ा लेते हैं, तो जिस कंट्री से आप वीज़ा लें तो एटलीस्ट या उस कंट्री में उतरें या एग्ज़िट करें वहाँ से। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी भी कंट्री से वीज़ा लेना होता है शेंगन के लिए, ठीक है, यूरोपियन कंट्री से, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी कंट्री में आया भी नहीं आया। ये मतलब प्लस और माइनस पॉइंट हो सकता है आपके लिए समझ गया, जी, समझ वीज़ा गया। को लेके। तो अगर वीज़ा अप्लाई करना हो तो लोगों को बताओ ना क्या प्रोसेस होता है फिर अब वीज़ा का? देखिए जी, वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं या सेकंड टाइम भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी ना किसी ट्रैवल एजेंट की मदद लेके आप करें, जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि वीज़ा का काम करता हो। ऐसे किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आप अपना वीज़ा सबमिट करें, क्योंकि उसे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता होता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा आपको इंश्योरेंस चाहिए। मसलन कि आपको अगर शेंगन वीज़ा की बात करूं, अप्लाई करना है, तो शेंगन वीज़ा के लिए आपको इंश्योरेंस ज़रूरी है। वो कितने महीने का इंश्योरेंस चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और लोग 1000-1500 रुपये बचाने के लिए, जो कि ट्रैवलर की फ़ीस होती है जो एजेंट की, उसको बचाने के लिए भाई 8-10 हज़ार रुपये आपके लगने ही लगने हैं, जो कि आपकी फ़ीस लगनी है वीज़ा की, जो आपको वहाँ डिपॉजिट करानी है, वो भी तो ख़राब हो गई।
और आपका वीज़ा नहीं लगा, आपका मूड भी ख़राब हुआ और प्लस आपका रिकॉर्ड भी ख़राब हुआ कि आपने पहले वीज़ा डाला था वो आपका रिजेक्ट हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आप जो है ट्रैवल एजेंट की मदद से वीज़ा लीजिए। दूसरा, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप ये डंकी मारने के लिए वीज़ा ले रहे हैं तो हो सकता है ना लगे। आप घूमने जा रहे हैं तो आप कितना घूमे हैं पहले वो चीज़ देखी जाती है। आपने कहा जी मेरे तो घूमने का शौक़ है और सीधा यूएस का वीज़ा डाल दिया आपने, मैं तो यूएस घूमने जा रहा हूँ या मैं तो यूके घूमने जा रहा हूँ, तो भाई मोस्टली केसेस में कोई 1000 में से या 1 लाख में से एक लक्की होता होगा जिसको पहले ही पासपोर्ट दिया और उसको वो वीज़ा मिल गया, बड़ा नहीं तो नहीं मिलते। तो ट्रैवल एजेंट वाली बात। दूसरा, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप घूमने जा रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप सीधा ये नहीं कह सकते मैं यूके ही जाऊंगा सीधा, या फिर आप जा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस, आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी आपका प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रांग हो कि हाँ आप वो लगे कि हाँ यार ये तो घूमने वाला है। बहुत क्वेश्चन आता है कि यार बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये एक मतलब बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। तो जितना आपका ट्रिप का आप खर्चा दिखा रहे हो, जैसे आपने मान लो 10 दिन का ट्रिप दिखाया और वो ट्रिप बन रहा है आपका 10 दिन का कोई 4 लाख रुपए का, जिसमें टिकट भी है, जिसमें होटल्स भी हैं 10 दिन के लिए, वहाँ पर यूरोप वगैरह में होटल महंगे होते हैं। तो वो 10 दिन में जितना खर्चा हो रहा है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए और समझो उससे डबल होना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे यहाँ के खाएगा क्या। आपकी ITR जो कि मेन डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं 3 साल की ITR वो आपके पास होनी चाहिए और आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगी जाती है, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी ऐसा नहीं है कि आपने उधार लिया पैसा दोस्त से यार से और डाल दिया एक ही बार में और वो आपको लग रहा है मेरे तो अकाउंट में 20 लाख रुपए मैंने उधार मांग के डाल दिया, वो नहीं। आपकी वो ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो आपका अकाउंट, आपकी ITR जो 3 साल की जो मस्ट डॉक्यूमेंट है, 3 साल की ITR और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बस अगर वो ठीक है तो वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे सस्ती कंट्री कौन सी है? इंडिया ही। और सबसे महंगी? यार वो स्विट्जरलैंड देखा 1500 रुपए का परांठा था। मैं पहले सुनता था लोग दुबई के बारे में कहते थे कि दुबई आके अमीर से अमीर को लगता है गरीब है, लेकिन मैं कहता नहीं, स्विट्जरलैंड जाके तो कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। और स्विट्जरलैंड बहुत महंगा लगा मुझे पर्सनली। तो हम अपनी वार्तालाप तो में हमारी बहुत अच्छी रही, आपके साथ बड़ा अच्छा बात करके आया, तो हमें से थोड़ा समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो यंग जनता है जो आपको देख रही है, आपके बहुत सारे फैंस हमें देख रहे होंगे, जी जी जी। तो उनके लिए अगर वो ट्रैवल ब्लॉगर बनाते हैं तो कुछ टिप्स देना चाहोगे? देखो, ट्रैवल ब्लॉगिंग पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, आप पैसा कमा सकते हो, उतना कमा सकते हो जितने में आपकी ट्रैवलिंग फ्री हो जाए। कुछ पैसा है जोड़ भी लोगे, लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई और काम करोगे तो शायद उससे ज़्यादा पैसा कमा लो, उससे ज़्यादा आप वो कर लो। लेकिन ट्रैवल ब्लॉगिंग करते करते अगर हम कोई उसमें से जॉब कर सकें, जॉब का मतलब कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, कुछ भी उसमें से हमारे में इतनी पोटेंशियल हो हमारे अंदर कि हम उसमें से कुछ जैसे ट्रैवल एजेंसी खोल लें, कुछ कंसल्टिंग का काम कर लें। आप ये मत सोचो सारी ज़िंदगी मैं तो कैमरा पकड़ के चलता रहूँगा और पैसे आते रहेंगे और मैं घूमता भी रहूँगा, मौज, ये नहीं होने वाला। तो गाइज, हमारे मनोज भैया की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मनोज भैया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, मैं इनकी इन्फॉर्मेशन से बड़ा सहमत हूँ। इन्होंने बहुत जेन्युइन बातें बताई जो जनरली ट्रैवल व्लॉगर्स आपको नहीं बताएंगे अपनी वीडियोस में, क्योंकि ये एक एक्चुअल में ट्रैवल व्लॉगर नहीं है, एक पार्ट टाइम ट्रैवल व्लॉगर है, क्योंकि इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इनके दूसरे बिजनेस है जिनसे वो कमाते हैं। ट्रैवलिंग शौक के लिए कर रहे थे, बस सोचा फिर इसे यूट्यूब पे भी डाल देते कि लोगों के काम आ जाए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मनोज भैया। तो गाइज, मनोज भैया को फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, और मुझे भी फॉलो करना मत भूलना। और भैया मेरे लिए एक सब्सक्राइब अपील दे दो यार। जी, भाई का पॉडकास्ट देख ही रहे हैं और वैसे भी जुड़े रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो ज़रूर से ज़रूर भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और भाई ये एक्सपीरियंस जो हमारे हैं वो लोगों के साथ शेयर हो, लोगों को कुछ सीखने को मिले, बस यही आपसे अपील है। नमस्ते, शुक्रिया।